हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं गैल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ। सो ये दोनों लॉ आपस में बहुत ही सिमिलर है, इसलिए हम इन दोनों लॉ को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कवर कर लिया है, जो कि किस पे बेस्ड थे, मास पे बेस्ड थे। और जो आज हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो लॉ है वो वॉल्यूम पे डिपेंड है। सो बात करते हैं गैल-लुसेक लॉ की। तो गैल-लुसेक लॉ ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉ था गैल-लुसेक ने दिया था, इसीलिए इस लॉ का नाम भी गैल-लुसेक लॉ हो गया। और इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। सो इन्होंने सिंपल सा इतना ही कहा था कि जो वॉल्यूम है गैसियस रिएक्टेंट का या फिर गैसियस प्रोडक्ट का, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, इन्होंने सिंपल से इतना ही कहा था कि जो वॉल्यूम है गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट का वो होगा सिंपल होल नंबर रेशियो। एग्जाम्पल्स आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बन रहा है, H2 गैस है और Cl2 गैस है और 2HCl बन रहा है। अब एक बात ये है कि ये जो लॉ है एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, गैस के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, आप इसे लिक्विड सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ गैस के लिए ही वैलिड है। तो बात करें तो क्या कहना क्या चाहते थे, तो एक्चुअल में वो कहना चाहते थे जो वॉल्यूम है गैसियस प्रोडक्ट या गैसियस रिएक्टेंट का वो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो बात करें यहाँ H2। सो H2 को अगर मैं कहूँ तो ये कितना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो वन कॉफिशिएंट, यहाँ भी वन कॉफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हमारे पास, वन वॉल्यूम, यहाँ कितना क्लोरीन है, वन वॉल्यूम। और इससे क्या हमारे पास, इससे क्या बन रहा है हमारे पास, टू वॉल्यूम HCl बन रहा है। तो रेशियो क्या आ रहा है इनके वॉल्यूम का, वो आ रहा है 1:2। तो ये सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि जो वॉल्यूम, अगर कोई केमिकल गैसियस रिएक्शन हो रही, जो कोई गैसियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा कहना चाहते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन और NH2, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होकर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, सो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे माने तो वन वॉल्यूम, और यहाँ पे हाइड्रोजन माने तो ये वन वॉल्यूम, और सॉरी वन नहीं, थ्री वॉल्यूम। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 वॉल्यूम, और 2HNO3 मतलब 2 वॉल्यूम NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर वन वॉल्यूम नाइट्रोजन के साथ 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का मिक्स किया जाए तो 2 वॉल्यूम हमें NH3 मिलता है गैसियस रिएक्शन में। सो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है, सिंपल रेशियो कौन सा आ रहा है, सिंपल रेशियो अगर डायरेक्ट देखें तो ये क्या आ रहा है, 1:3:2, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर कि सिंपल सी बात है, तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 60 ml है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो कितना है, वो भी 60 ml है। ठीक है, ये दोनों ही 60 ml है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें, अब अगर हम एक टाइम के लिए क्या कहें कि जो हमारे पास NH2 है इसकी हमें कंसंट्रेशन निकाल के बतानी है कि मतलब इसका वॉल्यूम कितना है। सो ml में इसका वॉल्यूम निकाल के बताएं तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यानी कि अगर हम 60 ml हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, तो 60 ml हाइड्रोजन हो गया। और NH2 की बात करें तो ये कितना हो जाना चाहिए, अगर ये 3 वॉल्यूम है तो 1 वॉल्यूम कितना होगा, 60/3 यानी कि 20 ml। सो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 20 ml लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, आपने अगर नाइट्रोजन को ही 60 ml ले लिया, मान लीजिए आपने नाइट्रोजन को 60 ml ले लिया, तो आपको जो हाइड्रोजन हो 16 × 3 यानी कि 180 ml लेना पड़ेगा। लेकिन 180 तो आपको हमने माना ही नहीं कि हमारे पास है ही नहीं, तो फिर कैसे ले लेंगे। इसलिए हमें जो हाइड्रोजन है उसको 60 ml लेके नाइट्रोजन को 20 ml लेना होगा। तो इस केस में क्या होगा, 20 ml हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, 20 ml हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो 20 ml नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर 60 ml हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमारे पास कितना वॉल्यूम बचता है, कितना अमोनिया मिलता है, हमें मिलता है 40 ml अमोनिया। अगर आप इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:3:2।
2। और क्या यही रेशियो हमें डायरेक्ट भी मिल रहा है? सो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम प्रूफ होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम का जो परसेंटेज मिला है, वॉल्यूम का जो रेशियो मिला है एक्चुअल में, वो सिंपल होल नंबर रेशियो है, इससे हम ये प्रूफ कर पाते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन कितना है 1 वॉल्यूम और क्लोरीन भी 1 वॉल्यूम और हमें HCl की कंसंट्रेशन नहीं पता है, HCl हमारे पास कितना नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं? तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है 60 ml है, ठीक है, और Cl2 भी हमारे पास 60 ml है। डायरेक्ट करते हैं तो 60 ml, तो ये कितना हो जाएगा? 60 ml ये हो जाएगा, 60 ml भी ये हो जाएगा। और 60 ml से कितना बनना चाहिए? यह बन रहा है 2 HCl, यानी कि इसके 2 वॉल्यूम बन रहा है, 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 120 ml, यानी कि 60 ml हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर 60 ml क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ, तो 120 ml हमें HCl मिलता है, ठीक है। इससे पता चल गया, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:1:2 आएगा, ये इसका सिंपल रेशियो आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ भी गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम प्रूफ होता है। अब बात करते हैं इसका ड्रॉबैक का। तो ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। ये जो लॉ है गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड है, जहाँ पे 2 गैस एटलीस्ट होनी चाहिए, ये इसका सिंपल सा ड्रॉबैक है। अब एवोगैड्रो लॉ की बात करें तो एवोगैड्रो लॉ भी सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसने ना कह दिया कि बस इन्होंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि जब भी केमिकल जो गैसेस रिएक्शन हो रही है उसमें जो टेम्परेचर है और वो प्रेशर है, जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको कांस्टेंट मतलब सेम चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा गैस का, वो जो वॉल्यूम होगा गैस का किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ वॉल्यूम हो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। इन्होंने एवोगैड्रो लॉ ने ये कहा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे H2Cl2 की बात करते हैं। सो अगर इसी एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहूँ तो अभी हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम रेशियो निकाला था। क्या निकाला था? इसमें वॉल्यूम कितना है? 1 वॉल्यूम और ये कितना है? 2 वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि 1:1:2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम है तो इसके मॉलिक्यूल्स, ये जो वॉल्यूम है इसके मॉलिक्यूल्स के इक्वल होना चाहिए। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम में? हाँ, तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्लोरीन 1 वॉल्यूम है, तो यहाँ क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल है। और यहाँ अगर हाइड्रोजन HCl की बात करें तो यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा HCl का वो 2 होगा। सो इस एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि सिंपल जो वॉल्यूम है वो उसके जो वॉल्यूम हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, ठीक है, सिंपल सा लॉ है। एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ एग्जांपल है नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रही है अमोनिया बनाने में, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, अभी प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में डिस्कस की थी कि अभी जहाँ पे हमने गेल-लुसेक लॉ को प्रूफ किया वहाँ हमने ये इक्वेशन भी लिखी थी पिछली स्लाइड में। तो यहाँ क्या हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन गैस के साथ। अगर हम हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिल रही है। सो इस गैस में अगर हम वॉल्यूम काउंट, नंबर ऑफ वॉल्यूम इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो वॉल्यूम इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल के। सो यहाँ कितना नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, तो हमने निकाला था 1:3:2, ये इसका सिंपल वॉल्यूम का रेशियो था। तो ये जो वॉल्यूम रेशियो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल के, यानी कि नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स है। और ये 1:3:2 अभी हमने मतलब गेल-लुसेक को बताया कि कैसे निकाला जाता है। तो आपको ये सिंपल समझ में आ गया होगा कि जो लॉ है ये क्या कह रहा है कि जब इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर, यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम जो उसकी वॉल्यूम रहता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर कहूँ तो मोल्स, ठीक है। मोल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स आप समझते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लॉ इतना प्रूफ करता है। अब बात करते हैं कि लॉ आया कहाँ से। इस लॉ को हम बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस का मॉडिफाइड लॉ भी बोलते हैं, मॉडिफाइड लॉ ऑफ बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या डिफरेंस है? सो अगर हम बात करें तो इन्होंने भी यही कहा था कि कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज नहीं कही थी, इन्होंने एक क्या किया एवोगैड्रो ने, इसी स्टेटमेंट को चेंज करके बस एक वर्ड चेंज करके उन्होंने अपना लॉ दे दिया। और उन्होंने क्या किया, इस एटम को
इस एटम को क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स कह दिया। अब क्योंकि ये वैसे भी गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, बात करें तो देखिए, जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस बर्जीलियस ने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ एटम के इक्वल, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये उनका बर्जीलियस का कहना था, ठीक है। बर्जीलियस का ये कहना था, और ये लो फेल क्यों है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बर्जीलियस का कहना था जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है। सो यहाँ बात करें तो यहाँ इसका वॉल्यूम क्या है नाइट्रोजन का, हमने अभी निकाला 1 वॉल्यूम है इसका। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एटम कितने होने चाहिए थे, एक ही एटम होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे अब नाइट्रोजन का एक ही एटम दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे तो N2 दिख रहा है, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, H2 की बात करें, तो H2 का यहाँ पे 3 वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ एटम 3 होना चाहिए। तो क्या है, नंबर ऑफ एटम 3 है, नहीं 6 एटम है। क्यों, ऑक्सीजन के 2 एटम और 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 3 यानी 6 एटम होने चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन के। तो यहाँ ये भी नहीं है। अब 2NH3 की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे NH3 की बात करें तो वॉल्यूम जो है 2 है, तो नंबर ऑफ एटम 2 होने चाहिए। बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो कितने हैं, 2 नाइट्रोजन के और 6 हाइड्रोजन, यानी टोटल 8 एटम हैं। तो इसके जो बर्जीलियस ने स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एटम्स जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ एटम के इक्वल बोला था, जबकि वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल, जिसे एवोगैड्रो ने मॉडिफाई करके अपना लॉ दिया था। अब तो इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है कि जोनल बर्जीलियस लॉ को जब बर्जीलियस लॉ को चेंज कर दिया तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेट कंडीशन एट टेम्परेचर प्रेशर मे और मे नॉट बी इक्वल नंबर ऑफ एटम बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इक्वल। किसी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि जो सिग्निफिकेंस क्या निकलता है कि अगर किसी भी कोई रिएक्शन हुई उसमें ऐसा हो सकता है कि जो नंबर ऑफ एटम है वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाए, बट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ एटम के इक्वल हो जाए, प्रोपोर्शन हो जाए। बट मोस्टली टाइम पे वो क्या हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस ये निकलता है, वो एटम के प्रोपोर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन होगा, इसका ये सिग्निफिकेंस निकलता है। सो आई होप कि आपको गैलोसिक लॉ समझ में आया होगा, एवोगैड्रो लॉ भी समझ में आया होगा। और बर्जीलियस में क्या मिस्टेक की थी, एटम को उन्होंने मॉलिक्यूल्स की जगह पे एटम कर दिया था। इसी को मॉडिफाई करके एवोगैड्रो ने अपना लॉ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स के। सो आई होप कि आपको ये दोनों लोग समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।